हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज का हम ये डिस्कशन शुरू करेंगे द हिंदू के एनालिसिस से। उसके पहले आप सभी को आने वाले साल के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट एफर्ट्स, पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, सो दैट कि आपके आने वाला साल बहुत ही रॉकिंग और रिमार्केबल हो। सो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि मैप कौन सा हम लोकेट करेंगे, जो मैं आपको सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो पहला होगा रोमेनिया और दूसरा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो न्यूज में तो इसका बहुत बड़े आर्टिकल नहीं है, पर मैप के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम शुरू करते हैं वीडियो आज के पिक्चर ऑफ द डे से। और इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक आप ये जो पिक्चर है वो रियो की है, और ये क्राइस्ट की स्टैच्यू है जो ब्राजील रियो में है। और ये क्यों न्यूज में, इसको समझ लेते हैं। टॉल ट्रिब्यूट बोलते हैं इसको। द क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू इसका नाम है, अटॉप द कॉर्कोवाडो माउंटेन, जो वहां पे ब्राजील में है, इन रियो डी जेनेरो, स्टैंड्स इल्यूमिनेटेड इन द कलर्स ऑफ ब्राजीलियन फ्लैग इन ऑनर ऑफ फुटबॉल लेजेंड पेले। सो पेले जो हम बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर थे, सॉकर प्लेयर आप कह सकते हैं, तो उनके रिमेम्बरेंस में ये पिक्चर न्यूज़पेपर में है। और इम्पोर्टेंट हम एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कॉर्कोवाडो माउंटेन पे है और ये एक नेशनल पार्क भी है। और उसके हंचबैक का मतलब होता है कुबड़, उसके हंचबैक पे एक पहाड़ है, उसके ऊपर इस ये स्टैचू है, इसे रिडीमर स्टैचू भी कहते हैं क्राइस्ट का। और इसलिए मैंने आपको पिक्चर क्यों शेयर करी, क्योंकि इस तरह के कभी कभी इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस भी हमारे सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको शेयर किया। अब शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। जैसे मेजर हेडलाइंस में मैंने सेलेक्ट करी हैं आपके लिए। नंबर 1 इज मोस्ट स्मॉल सेविंग्स प्लान टू यील्ड मोर इन न्यू क्वार्टर। इसमें से पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, और इसके स्टैट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में समझेंगे और क्यों चेंजेस किए गए हैं। कोर सेक्टर आउटपुट 5.4% से बढ़ गया, लेकिन फिर भी रिकवरी अनइवन है। और ईपीएफओ गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अ सेक्शन ऑफ पेंशनर्स टू अप्लाई फॉर हायर पेंशन। ऐसा क्यों है और इसको अभी जो न्यूज में है उसके बारे में समझेंगे। नाउ स्टडी शोज बटरफ्लाइज बेडेजल प्रीडेटर्स एंड एस्केप। सो जो बटरफ्लाइज के लिए एक न्यूज है वो भी समझेंगे। देन सीजीआई, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा है कि हमको जल्दी जल्दी अपने केसेस को रिजॉल्व करना चाहिए, हमारे में पेंडिंग केसेस का भार है, तो उसको समझेंगे और उसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया सऊदी अरेबिया डिस्कस ट्रीटी ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। एक छोटी सी ट्रीटी साइन हुई है सऊदी अरेबिया के साथ हमारी, और उसमें एक MLAT का एक टर्म यूज हुई है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में अंडरस्टैंड करेंगे। देन आइडल विंग ऑफ तमिलनाडु पुलिस ट्रेसेस 3 स्टोलन आइडल अब्रॉड। सो जो ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो आइडल की एक पहले भी एक न्यूज आ चुकी है, और ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेंस में पूछा भी गया है कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन बना है इसके ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एंड मिनिस्ट्री सीक्स कट इन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी, और उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को क्यों कम किया गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर, इसको भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। तो बढ़ते हैं पहली हेडलाइन से, जो है कि मोस्ट स्मॉल सेविंग्स प्लान टू यील्ड मोर इन न्यू क्वार्टर। मतलब सेविंग्स प्लान में ज्यादा हमको परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, और वो क्या चीज है। The Union government on Friday raised the interest rates on 8 of the 12 small savings scheme by 20 to 110 basis point. उनका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो तरीका है आरबीआई का, वो बेसिस पॉइंट के आधार पे होता है। तो उन्होंने कुछ सेविंग्स अकाउंट में, जिसमें सेविंग स्कीम है, उनकी बेसिस पॉइंट को चेंज किया है फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ 2023, बट लेट द रिटर्न्स ऑन रिटर्न जो थे पीपीएफ के, उसको ऐसे ही छोड़ दिया अनचेंज एट 7.1%। ठीक है, फॉर 11 क्वार्टर इन अ रो। तो समझने वाली बात है कि उन्होंने सेविंग्स स्कीम जो यहाँ पे लिस्ट है इसको समझेंगे। इसमें उन्होंने चेंजेस किए हैं कि ताकि बेटर रिटर्न मिले, लेकिन पीपीएफ को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम रिटर्न वाज आल्सो रिटेन्ड एट 7.6%, प्रिवेलिंग सिंस अप्रैल 2020 को ज्यादा होगी। इस समृद्धि योजना में अब कितना मिलेगा, 7.6%। उसके बाद किसान विकास पत्र में भी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट को चेंज किया, इसमें 7.2% के किसान विकास पत्र के लिए और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए
6.7% रिस्पेक्टिवली मिलेगा. नाउ दिस इज द सेकंड सक्सेसिव क्वार्टर दैट द सेंटर हैज मेड सिलेक्टिव इंक्रीजेस इन स्मॉल सेविंग्स रेट्स. इकोनॉमिस्ट सेड दैट द इंक्रीजेस वर लोअर देन एक्सपेक्टेड. इतना एक्सपेक्ट नहीं, मतलब कि कम है जितना एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं गिवन द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई इन्फ्लेशन इन रीसेंट क्वार्टर. अब समझिए, जो पंच लाइन एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के लिए है वो ये है कि given the rising, उन्होंने बोला economists said the increase were lower than expected. Okay, given the rising interest rate and high inflation in recent quarters. अभी कल के आर्टिकल में हमने समझा था कि आरबीआई कह रहा है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा है सेव करने के लिए. क्यों ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है? क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है. प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो प्राइस स्टेबिलिटी कहां से आएगी? चीजों में स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती. उसके बाद हमारी जो ग्लोबल हेडविंड है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, मैक्रो प्रॉब्लम्स है, वो भी हमारे सर पे लदी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा कि वो सेविंग करें. उसके बाद ये अनाउंसमेंट आज आया है कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है और एंड हाई इन्फ्लेशन इन रीसेंट क्वार्टर्स ईयर. तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, अगर आपने मेरी वीडियोस को रेफर किया है, कि आरबीआई जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है तो वो इन सेविंग्स स्कीम के इंटरेस्ट को बढ़ाता है. इससे क्या होगा? जो मार्केट में पैसा है, जो हम सबके पास जो पैसा है, जो फ्लोटेशन में है, उसको आरबीआई अपने पास लेता है. क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे हमको बहुत ही अट्रैक्शन होगा, ल्यूक्रेटिव लगेंगे कि अरे वाह इंटरेस्ट बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम किसान विकास पत्र खरीदेंगे, हम सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदेंगे और समृद्धि स्कीम जो है उसको आगे इंटरेस्ट मिलने की वजह से उसमें इन्वेस्ट करेंगे. तो ये गवर्नमेंट का स्टेप है, ताकि और स्टेप ये कौन ले रहा है? आरबीआई से स्टेप आ रहा है, सो दैट कि हमारे मार्केट में जो एक्स्ट्रा मनी फ्लोटेशन में है वो उनके पास चली जाए. उससे सबसे पहले उसका इंपैक्ट क्या होगा? प्राइस स्टेबिलिटी. जो प्राइस में जो स्टेबिलिटी है उसको लाने के लिए इन्फ्लेशन कम करना पड़ेगा और इससे हमारा जो एक्सेस मनी है मार्केट में वो उनके पास चली जाएगी. तो ये पहला स्टेप है, ये हमको समझना है. इसमें कितना इंटरेस्ट बढ़ा कितना नहीं बढ़ा वो हमारा मुद्दा नहीं है. हमारा टारगेट होना चाहिए कि क्यों ऐसा किया आरबीआई ने, इसका बेसिक हमको पता होना चाहिए. नाउ अब इस रेट कार्ड में देखिए कि 1 ईयर टाइम डिपॉजिट में एग्जिस्टिंग 5.5% से 6.6% हो गया. 5 ईयर डिपॉजिट जो जिसमें 6.7 मिल रहा था उसको 7 कर दिया. 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट जो मतलब चलता रहता है उसके लिए 5.8 से 5.8 ही रहा, नो चेंज. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 7.6 से 8% हो गया. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6.8 से 7% हो गया. पीपीएफ को उन्होंने एज इज रखा हुआ है और सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 से 7.6%. सोर्स क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोर्स दिया है, वहां से डेटा आया है. तो समझने वाली बात यह है कि उन्होंने जो आप देखिए 2 चीजें उन्होंने छोड़ दी यहाँ पर. एक तो ये 5.8 में कोई चेंज, जो 5 साल का रिकरिंग डिपॉजिट है कोई चेंज नहीं किया उन्होंने. 5 साल का मतलब 5 साल में सरकार बदल जाती है तो उन्होंने उसको एज इज रखा. उसके बाद 6 जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट था उसको छोड़ करके सीनियर सेविंग्स को बढ़ा दिया उन्होंने, नेशनल सेविंग्स को बढ़ा दिया उन्होंने, पीपीएफ को ऐसे ही रख दिया, समृद्धि योजना को भी ऐसे ही रखा हुआ है. तो आप देखिए इससे हो क्या रहा है कि जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को उसमें उन्होंने चेंजेस लाए. जैसे 1 साल का लोगों को अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि 1 साल में रखेंगे फिर विड्रॉ हो जाएगा. सो 5.5 से 6.6 मतलब 1% का जंप है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो डिपॉजिट है वो 1 साल के बाद मेच्योर हो जाते हैं. तो इसके लिए उन्होंने 1% का जंप रखा. 5 इयर्स का जो टाइम डिपॉजिट है, उस जो टाइम डिपॉजिट है कि 5 साल के बाद ही वो मेच्योर होगा, तो 6.7 से उसको 7.7% कर दिया, क्योंकि 5 साल का टाइम डिपॉजिट एक बार गया तो लॉक हो गया 5 साल के लिए. पर रिकरिंग डिपॉजिट को उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि रिकरिंग में आप चेंजेस कर सकते हैं, पैसा ज्यादा कम कर सकते हैं, उसको बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसको सेम रखा. तो ये स्ट्रेटेजी होती है हमारे डिपार्टमेंट की, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की और आरबीआई की, कि सो दैट कि हम सब कुछ देख करके चले कि मार्केट में कितना पैसा है, कितना फ्लोटेशन में है, कितना हम ले सकते हैं, इससे हमारा इन्फ्लेशन कितना इंपैक्ट होगा, ये समझने वाली बात है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कोर सेक्टर आउटपुट राइजेस 5.4% इन अनइवन रिकवरी. रिकवरी अनइवन तो होगी ही, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है. रिपोर्ट के भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी, एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है. उसके चलते हमारा सीएडी भी बढ़ गया है. कल की ही न्यूज में था कि सीएडी भी बढ़ रहा है. तो सीएडी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि जब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो जो भी डेफिसिट है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है.
Now, overall production levels in November remain the same as in the previous month. Cement, coal, steel, electricity output surged, but पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हिट अ 12 मंथ्स लो. क्वेश्चन क्या यहाँ पे है कि कोर सेक्टर क्या चीज है. कोर सेक्टर में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, कुछ नाम दिए हैं यहाँ पे. सीमेंट हो गया, कोल हो गया, स्टील हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गया. बट आपको बीइंग एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि कोर सेक्टर में कौन कौन से नाम एग्जैक्टली आते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन बना है. और कोर सेक्टर के जो डेटा है उसके हिसाब से प्री और मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है. तो ये प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन है, इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए. ये सिर्फ आर्टिकल मैंने रखा है इस पर्पज से है ताकि आप समझ सके कि न्यूज क्या है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. नाउ एक्सपेंडिंग द कोर, इसको हम देखते हैं आगे वाले चार्ट में. अच्छा ठीक है. सो द सर्च सीन इन द आउटपुट 8 कोर इंडस्ट्रीज, मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं. आउटपेस 3.2% ग्रोथ इन ईयर अर्लियर इन द वीक 0.9% राइज विद इन. ठीक है, तो उन्होंने राइज तो है लेकिन फिर भी अनइवन रिकवरी, जितना एक्सपेक्टेड उतना नहीं. अगर आप देखें कि जनवरी 2021 में 62.5 था, जो इनका परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफी लो है. तो नवंबर 21 में कितना रहेगा 3.2, जो कि आप देखें 21 की बात हो रही है, मतलब कोविड एरा चल रहा था. नाउ नवंबर 2022 का डेटा अभी भी हम देखिए, हम कोविड की थर्ड और फोर्थ वेव के सर्च पे है. अगर वो आती है नहीं आती वो अलग मैटर है, तो फिर भी मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है स्टॉक मार्केट. बट जो ये कोर इंडस्ट्रीज हैं ये मेजॉरिटी हमारे ट्रेड पे चलती है, कितना आप बेच रहे हैं, कितना आप खरीद रहे हैं, उस पे चलता है. सो ये देखिए आप 3.2 से बेटर तो है, पर 5.4 62.5 से काफी खराब है. नाउ अब दूसरा सवाल जो समझने वाला है वो सोर्स. इसका सोर्स क्या है इस इंफॉर्मेशन का? CMIE, ये क्या चीज होती है? सो कोर सेक्टर, अच्छा ठीक है, तो अब मैं इसको आपको कोर सेक्टर्स का बता दूंगी कि CMI क्या होता है. लास्ट में इसमें एक स्लाइड है, अगर मैंने ऐड किया मैं आपको बता दूंगी. तो आपके लिए क्वेश्चन है कि CMIE क्या चीज होती है. इसकी स्लाइड है, आई विल शेयर लेटर. ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, इसमें प्री मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ कोर सेक्टर आउटपुट राइजेस 5.4%, वही से कंटिन्यू करते हैं. द आउटपुट ग्रोथ ऑफ इंडिया 8 कोर सेक्टर्स रिबाउंडेड टू 5.4% इन नवंबर फॉर रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 0.9%. अपटिक इन अक्टूबर, अपटिक का मतलब थोड़ा ऊपर चला गया, टिक हो गया, अपटिक थोड़ा ऊपर वाला पॉइंट हिट किया. द स्लोएस्ट इन 20 मंथ्स. ठीक है, दिस वाज डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल्स इन नवंबर 2022 रिमेन्ड द सेम एज द प्रीवियस मंथ. ठीक है, डेटा है. द रिकवरी इन द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट बोर्ड्स वेल फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट नंबर्स इन नवंबर आफ्टर अ शॉकिंग 4% ड्रॉप. 4% के ड्रॉप के बाद रिकवरी हुई, कुछ बेटर रहा. ड्रॉप इन अक्टूबर एज कोर सेक्टर्स कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन प्रोडक्शन. अभी एक नया टर्म है, इसको भी हमको सर्च करना चाहिए. क्या है? IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ये कौन पब्लिश करता है? इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 40% IIP का पार्ट बता रहा है कोर सेक्टर का. तो हमको पता होना चाहिए कि IIP क्या है और इसका इंपैक्ट क्या है हमारे डेटा के लिए. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. EPFO गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अ सेक्शन ऑफ पेंशनर्स टू अप्लाई फॉर हायर पेंशन. ठीक है, EPFO ने अपॉर्चुनिटी दी है एग्जिस्टिंग पेंशनर्स को हायर पेंशन के लिए. अब ये क्या चीज है? नियरली 2 months आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन एम्प्लॉइज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम ऑफ 2014, ये अमेंडमेंट स्कीम है. द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अ सेक्शन ऑफ पेंशनर्स टू अप्लाई फॉर इनहांस पेंशन. क्यों? इन अ सर्कुलर डेटेड December 29 addressed to zonal and regional offices, the organization laid down parameters for identifying the pensioners. अब वो कौन से पेंशनर हैं जिनको enhanced pension के लिए ऑप्शन दिया है EPFO ने, वो समझते हैं. Criteria for pension: such persons who were those who had prior to their retirement contributed on higher wages, contribution on salary exceeding the ceiling of 5,000 to 65. तो जिनकी सीलिंग 5,000 से लेकर के 65 है, आपने सुना होगा कि स्लैब होते हैं, पे स्केल्स होते हैं. तो जिनकी सीलिंग और जिनकी सैलरी पे स्केल 5,000 से 6500 के बीच है, एक्सरसाइज द ऑप्शन अलॉन्ग विद देयर एम्प्लॉयर्स. वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं. क्लॉज 11(3) ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ऑफ 1995 एंड हुज एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड बाय द अथॉरिटीज. ठीक है, EPFO के लिए इन्होंने जो एक लंबा डिस्कशन था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी. इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज हु whose contribution on higher salary was returned or diverted back to provident fund accounts, they
दे हैड ऑल्सो बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिनका हायर सैलरी के साथ साथ हायर सैलरी रिटर्न हुआ और जिनका प्रोविडेंट फंड डाइवर्ट बैक हो गया है, उनके लिए भी ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन हमको क्या समझना है कि गवर्नमेंट ने ईपीएफओ, हमारे लिए जो सवाल है वो ये है कि ये जो चेंज किया, हायर पेंशन के जो चेंज किया, ये करने की क्या जरूरत थी, और इससे जो एक बड़ा सेक्टर है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, वो कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है। नाउ The pensioners concerned would have to apply online through the EPFO, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपने वैलिडेशन के हिसाब से पैसा लेंगे। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हुआ मेंस के एस्पेक्ट से कि ईपीएफओ में जो चेंज हुआ है उससे हमारे जो बड़े सेक्टर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो कैसे इफेक्ट होगा, इससे उनको क्या बेनिफिट है, और इसको ज्यादा, अब सोचिए अगर ज्यादा पेंशन हमारी गवर्नमेंट दे रही है और ये अगर सब मोटा, अगर आप ऑन एवरेज जो ये जिनको ये ऑप्शन दे रहे हैं, जिनके क्राइटेरिया जिनको दिया जा रहा है, अगर इनको हम ज्यादा पेंशन देंगे तो हमारे पास ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा पेंशन देने के लिए, क्योंकि पेंशन का अभी आप समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में पेंशन खत्म हो चुकी है, जो नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, तो ये जिनको दिया जा रहा है एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंगली, तो हम गवर्नमेंट के ऊपर से क्या बर्डन आएगा। तो ये एज ए आईएएस एस्पिरेंट और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमको ये सोचना है कि इसको करने से गवर्नमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा, वो एनालिसिस का पार्ट है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को रखा। आगे बढ़ते हैं। स्टडी शोज बटरफ्लाइज बेडेजल प्रीडेटर्स एंड एस्केप। तो एक स्टडी है जो बटरफ्लाइज के लिए है, और हमको इस क्वेश्चन से समझना ये है कि कहाँ पे बटरफ्लाई की ये वाली स्पीशी मिलती है और उसका एक्सपोजर कितना है, और ये स्टडी क्या कहती है। 5 year स्टडी साइंटिस्ट ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज NCBS, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज in Bangalore have discovered secrets of a long evolutionary game through which butterflies come to warn, fool and escape their predators using traits such as wing color patterns and even flight बिहेवियर। तो मतलब इन सब ट्रेड्स से वो अपने जो प्रेडेटर्स का मतलब होता है जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको वो डाइवर्जन देती हैं, कैसे वॉर्न करके, उनको फूल मतलब बेवकूफ बना के एस्केप करती हैं, कैसे अपने विंग कलर्स को चेंज करके, इवन फ्लाइट बिहेवियर, उड़ने के तरीके से भी उनको डाइवर्ट करती हैं। एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी विच वाज कंडक्टेड बिटवीन 2017 and 2022, the student said that mimicry is an adaptive phenomenon. Mimicry का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, रिजेंबल करना, and in mimicry a palatable organism resembles an unpalatable organism to deceive predator. So ये जो मिमिक्री करके दूसरे को कॉपी करके अपने कलर चेंज करके उड़ने के तरीके को चेंज करके वो अपने प्रेडेटर से बचती हैं, ये ट्रेट है बटरफ्लाइज की। अब वो ट्रेट कहाँ पे है, ये है कहाँ पे। द अनपैलेटेबल वन इज कॉल्ड मॉडल्स, इन्होंने कुछ मॉडल्स बताए हैं, एंड द पैलेटेबल वन इज कॉल्ड मिमिक्स, बैक्टीरियन मिमिक्स। Interestingly, mimicry in butterflies is not limited to the resemblance in wing color patterns alone, as some mimics have also evolved to imitate the flight behavior, जैसे कि पहले हमने समझा, of model species. In nature, multiple model and mimic butterflies could be found in the same habitat at the same time. ठीक है, habitat उनका सेम हो सकता है, एक ही जगह रहने वाली तितलियां भी हैं। These similar looking co-occurring butterflies together form a mimetic community. अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिमेटिक कम्युनिटी किस तरह के पक्षियों में देखा जाता है, या किस तरह के जानवरों में देखा जाता है, या तितलियों में देखा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से कि वो जानवरों में देखा जाता है, कि तितलियों में देखा जाता है, या पक्षियों में देखा जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्रिएट हो गया आपके लिए कि मिमेटिक कम्युनिटी कहाँ होती है, किन तरह की स्पीशीज में होती है। They added that these mimetic communities are generally common in tropical and subtropical biodiversity hotspot. ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि ये जो कम्युनिटी है जो रंग बदल लेती है, उड़ने के तरीके से अपने प्रेडेटर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में मिलती है, जिसमें वेस्टर्न घाट्स आता है हमारा। The findings can be carried forward to investigate whether the rate of trait revolution is similar in young communities such as in Western Ghats versus large old communities in Northeast India.
साउथ ईस्ट एशिया एंड द नियोट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ये कौन कौन से इलाके हैं इनको हमें मैप कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन प्री मेंस का तो क्वेश्चन नहीं मुझे लग रहा है, बट ये प्री में पूछा जा सकता है। और पेपर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पेपर हिंदू से ही बनता है। आई डोंट नो एक्सपर्ट्स कहाँ से बनाते हैं, पर क्वेश्चन यहाँ से उठाते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। In this study, for the first time, evolution of multiple traits was examined in a biological community, especially in a biodiversity hotspot of the Indian subcontinent. पहली बार ऐसा है कि ऐसी कोई ऐसी कोई चीज मल्टीपल ट्रेड्स देखे गए हैं और इसमें से मिलने वाली तितलियां हैं जो टाइप है वो हमारे ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी सबकॉन्टिनेंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिला है। ये पहली बार ऐसा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो सीजीआई ने बोला है जो इंपॉर्टेंट भी है, और इसके ऊपर जीएस2 के ऊपर जीएस2 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने इसलिए रखा हुआ है। तो जीएस2 में हमारा जहां पे पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट शुड स्टेप टू क्लियर लॉन्ग पेंडिंग केसेस बाय इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और ये कितना पॉसिबल है वो तो वक्त बताएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ पॉइंट्स आउट दैट सम पेंडिंग केसेस डेट बैक टू 1970s। ओवर 63 लाख केसेस इन द कंट्री डिलेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसिल। काउंसिल जो काउंसिल एडवोकेट को बोलते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ काउंसिल से कितने 63 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि सीजीआई ने डिजिटाइजेशन की इंपॉर्टेंस को बताते हुए कहा कि हमको लॉन्ग पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व करना चाहिए। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये केसेस पेंडिंग बने रहेंगे तो हमारे जुडिशरी पे बहुत भार आता है, बहुत प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन मेंस में क्रिएट हो भी चुका है। सो इसलिए ये क्वेश्चन में मुझे इस जीएस2 के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट लगा। अब देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या और बेनिफिट्स क्या है डिजिटाइजेशन के। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें आर्टिकल में बोली है, पर इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, अंडरलाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ही सेड डिजिटाइजेशन हैड इमीडिएट बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। डिजिटाइजेशन कैसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इन केसेस की पेंडेंसी को खत्म करने के लिए। एट मल्टीपल स्टेजेस व्हेनेवर एन इंटरिम ऑर्डर इज अपील्ड और एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड बिफोर अपीलेट कोर्ट्स, be it in the High Court or Supreme Court, the record of the District Court is called for। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो मांगा जाता है। जब भी अपील होती है, इंटरिम ऑर्डर आता है, तो उसके बाद जब बड़े कोर्टों में जिनमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उनके पास जाने के पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उस केस की प्रोसीडिंग मांगी जाती है, रिकॉर्ड मांगा जाता है। दिस रिकॉर्ड रिमेन्स विद द अपीलेट कोर्ट टिल द फाइल इज डिस्पोज्ड ऑफ। और ये जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रहता है, अपीलेट कोर्ट के पास ही रहता है, जब तक कि उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, पुराना वाला कोर्ट छोड़ेगा नहीं, तब तक वो आगे जाएगा नहीं। हाउएवर विद द डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, द record that is received can immediately be scanned and sent back so that the trial does not suffer any delay। अब ये समझ, ये क्वेश्चन आ गया, इसका ये सोल्यूशन आ गया। एक सोल्यूशन है, ऐसे और सोल्यूशन भी पहले डिस्कस हो चुके हैं, पर क्या है कि अगर लोअर कोर्ट से कोई फाइल हायर कोर्ट में जानी है तो डिजिटाइजेशन की हेल्प से हम फाइल को फटाफट स्कैन कर सकते हैं और उसको उसकी प्रोसीडिंग्स को एक्सपीडाइट करने के लिए आगे कोर्ट में फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो डिले होता है केसेस को लेके उसको कम किया जा सकता है। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा और ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस पे क्वेश्चन क्या, ये एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन जैसे कि सोल्यूशन हम ढूंढते रहते हैं कि सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने इसको हाईलाइट किया है और ये समझने की जरूरत है हम सबके लिए। ऑलराइट, नाउ अब एक जैसे कि मैंने बोला कि इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसी बहुत सारी चीजें और ट्रीटी साइन होते रहते हैं, वो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी ट्रीटी साइन हुई है इंडिया और सऊदी अरेबिया में के बीच में, ट्रीटी ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटी विल हेल्प इन गेटिंग अ कन्विक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस। कन्विक्शन बेस्ड एविडेंस का मतलब होता है सबूतों के आधार पर किसी को क्वेश्चन करना या उसके ऊपर चार्जेस लगाना। कन्विक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस, सबूतों के आधार पर, गैदर्ड थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो उन्होंने ट्रीटी साइन की है कि इंडिया and Saudi Arabia are in talks to sign a mutual legal assistance treaty, MLAT, mutual legal assistance treaty, to obtain formal assistance from each other in investigations related to criminal cases. ठीक है, Saudi Arabia is only among a dozen other countries that does not have either an MLAT or any other bilateral agreement with India to facilitate such investigations. India has so far signed MLATs with 45 countries। हम साइन कर चुके हैं इस ट्रीटी को, and is also
ऑल्सो इन टॉक्स टू फाइनलाइज ML80s विद द इटली एंड जर्मनी। इनसे भी साइन करना बाकी है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड ML80 इज अ मैकेनिज्म वेयर बाय कंट्रीज कोऑपरेट विद वन अनदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये ML80 साइन करना इसलिए जरूरी है कि जैसे हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, यहाँ हम अलग अलग कंट्रीज में काम करते हैं, तो उनको लेकर के कभी कभी अगर ऐसी ट्रीटी साइन नहीं होती है तो जो कल्प्रिट है उसके केसेस की प्रोसीडिंग में कभी नहीं से बहुत केसेस आए हैं जहाँ डिले होता है, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से एक केओस क्रिएट हो जाता है। तो उन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए और एक्सपीडाइट करने के लिए ये एक ट्रीटी साइन हुई है सऊदी अरेबिया के साथ। सो ML80 आप लिख सकते हैं कि ये ट्रीटी ML80 साइन हुई। इसका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन तो क्रिएट होना मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ML80 जो है वन ऑफ द ट्रीटीज विच इज हेल्पफुल to expedite the cases which is based on conviction based on evidence। जो एविडेंस के सबूतों के आधार पर जो केसेस होते हैं उनको एक्सपीडाइट करने के लिए ML80 हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो न्यूज है ये हमारे लिए GS1 के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और GS3 के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट में। आइडल विंग ऑफ तमिलनाडु पुलिस ट्रेसेस 3 स्टोलन आइडल्स अब्रॉड। इसके लिए एक सिमिलर न्यूज अभी एक महीने या कुछ 15-20 दिन पहले भी आई थी, मैंने अपने चैनल पे शेयर करी थी। द एंटीक आइडल्स वर स्टोलन फ्रॉम टेम्पल्स इन तिरुनेलवेली पेराम्बलूर, sorry for wrong pronunciation, and कांचीपुरम many years ago। ये जो 3 मंदिर बताए जा रहे हैं, तिरुनेलवेली, पेराम्बलूर एंड कांचीपुरम, यहां से जो एंटीक्स चोराई गई थी सालों पहले। नटराजा आइडल इज विद क्रिस्टीज इन फ्रांस। अभी भी यही, हाँ यस, फ्रांस का एक केस था, जो क्रिस्टीज एक वेबसाइट है उसने इसका ऑक्शन किया था और हमारी जो IWCID विंग है उसको रोक दिया था। ना अलिंगा मूर्ति विद सोथेबीज इन द न्यूयॉर्क एंड ग्रेनाइट बुद्धा इन मैनहट्टन यूएस। तो एक न्यूज है, इसको समझते। तो हमारी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो टेम्पल्स हैं इनको हमें लोकेट कर लेना चाहिए। ये टेम्पल्स हैं जो अगर यहाँ से मूर्ति चुराई गई थी तो वो कहाँ पे है, कौन कौन सी स्टेट्स में है, इस पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं प्री के लिए। नाउ अब हमारे लिए और समझने वाली बात क्या है कि आप इस पिक्चर को देखिए। इसका जो ये नटराजा की आइडल है और इसमें जो इनका जो स्टाइल है, द वे जो स्टाइल है जैसे इनका नृत्य हो रहा है, इस पे क्वेश्चंस प्री में क्रिएट हुए हैं कि नटराजा नृत्य में उनके हाथ के एक्शंस किस तरफ थे और किस तरह की मूर्ति है, इस पे भी क्वेश्चन बने हैं। सो कभी कभी हम लोग चीजों को अवॉइड कर देते हैं पर उसका एग्जिस्टेंस होता है। नाउ द आइडल विंग IWCID of the Tamil Nadu police has traced 3 antique idols abroad, a Nataraja idol with Christie's in France, जो पहले आ चुकी है न्यूज, a Linga मूर्ति with Sotheby's in New York and a granite Buddha in Manhattan। तो ग्रेनाइट बुद्धा मैनहट्टन में, सोथेबाइज इन न्यूयॉर्क जो अलिंगा मूर्ति की जो मिली है न्यूयॉर्क में, और क्रिस्टीज के पास फ्रांस में नटराज की मूर्ति है। तीनों मूर्तियों के नाम आप समझ लीजिए और इसको कल्चरल आपकी हिस्ट्री से कनेक्ट कर लीजिए। यूएस these were reportedly stolen from the temples in Tirunelveli and Perambalur and Kanchipuram district several years ago। जो यहाँ से चोरी हुई थी। इंस्पेक्टर शमीम बानू of the Tirunelveli IWCID unit recently on learning about the burglary of idols from the कोडाना रामास्वामी टेम्पल, ये भी टेम्पल आ गया, कोडाना रामास्वामी टेम्पल, कोविलपट्टी in 1970, decided to make inquiries about the theft of 4 metal idols। में जो 4 metal idols उनके बारे में उन्होंने सर्च करना चालू किया। नटराजा and idol of Akilandeshwari Amman and 2 others। 3 of the idols were recovered in 1972 with the Nataraja idol was yet to be recovered। The case was reinvestigated by her। तो कल्चरल एस्पेक्ट से एक क्वेश्चन बन सकता है नटराज आइडल को लेके कि नटराज आइडल किसके टाइम में क्रिएट की गई थी, ये कब की है, हिस्ट्री में से सिग्निफिकेंस क्या है, और हमारे कल्चरल एनहांसमेंट पे नटराजा का क्या इंपॉर्टेंस है। इस तरह के क्वेश्चन GS1 में पहले भी क्रिएट हुए मूर्तियों को लेकर के, स्पेशली उनकी नृत्य कलाओं के आधार पे भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। तो इसके आधार पे आप मेंस GS
वन पे क्वेश्चन आप अपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सर्च करिए, आपको मिलेंगे, इस पे आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, मेंस का लिख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उन सभी के लिए जो लोग ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं और हमारे लिए एक इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट हो जाती है ज्यादा इंपोर्ट करने के चक्कर में। सो मिनिस्ट्री सीक्स कट इन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी टू स्पर ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो क्या किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज सॉट अ रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इन द फोर्थ कमिंग बजट। उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने के लिए सॉट मतलब देख रहे हैं, विद द व्यू टू पुश एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा सॉस सेट। ठीक है, और पुश क्या करेंगे, एक्सपोर्ट क्या करेंगे और बनाएंगे क्या, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सीएडी बढ़ रहा है, सीएडी डेफिसिट जो है बढ़ रहा है, डेफिसिट बढ़ेगा तो हमें करना क्या है, हमें अपने इंपोर्ट को ऊपर ले जाना है। इसलिए देखिए वही चीज आ गई यहाँ पर, इंपोर्ट ले जाने के, सॉरी माय मिस्टेक, एक्सपोर्ट ऊपर ले जाना है। सो ये न्यूज इस तरह से आप अपने क्वेश्चन में क्रिएट कर सकते हैं कि सीएडी को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। सीएडी को कम करने के लिए हम सबसे पहले गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा सकते हैं, यहाँ कम करने की बात हो रही है, बढ़ा सकते हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इनहांस कर सकते हैं, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करने की बात है। इन जुलाई दिस ईयर द सेंटर रेज गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी टू 15%। इसी साल जुलाई में जो हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको बढ़ाया गया था 10.75 से 15% की गई थी। क्यों, ताकि जितना कम इंपोर्ट करेंगे उतना कम पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। टू चेक द सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट एंड राइजिंग इंपोर्ट ऑफ येलो मेटल। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, यही मैं कहना चाह रही हूं आपसे। पर अब उन्होंने कम क्यों किया, फॉर्मर चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPM, EPC ऐसे टर्म्स आते हैं कभी कभी। सो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कॉलिन शाह सेड द इंडस्ट्री इज पिनिंग होप्स ऑन द बजट टू पुश एक्सपोर्ट्स एंड जनरेट जॉब्स इन द सेक्टर। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जॉब बढ़ेगी सेक्टर में, इसलिए पॉलिसी आई है। पर इंपोर्ट को कम किया, एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रोज टू 2% टू 26.45 बिलियन इन अप्रैल नवंबर। गोल्ड इंपोर्ट हैड डिप्ड बाय 18.12। अच्छा ठीक है, ये कारण है कि जो इंपोर्ट है वो कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट का जो कनेक्शन सिर्फ हमारे सीएडी से नहीं है। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, डिमांड चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे उस सेक्टर से जुड़ी हुई जो डिमांड होती है वो सिर्फ हमारे सीएडी से कनेक्टेड नहीं होती है, उसमें लेबर फोर्स भी जुड़ी हुई होती है। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे, हमारा एक सेक्टर है गोल्ड का जहां पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जो हमारा इंपोर्ट डिप हुआ, इसका मतलब लोग खरीद नहीं रहे हैं मार्केट में, और अगर खरीद नहीं रहे हैं तो उसका मतलब पैसा कहाँ है, तो उस पैसे से हमारा इन्फ्लेशन भी तो बढ़ सकता है। जब इंपोर्ट आप करोगे तो लोग खरीदेंगे, जब ज्यादा आएगा तो लोग परचेज भी तो ज्यादा करेंगे, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो उस केस में लोग खरीदेंगे क्या, और लोगों के पास अगर परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म यूज होता है या पेइंग कैपेसिटी रहेगी तो वो पैसा मार्केट में फ्लो होगा और फिर इन्फ्लेशन में इंपैक्ट करता है। तो बहुत सारी चीजें अंदर इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो उन्होंने फिलहाल के जो स्टेप लिया है कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है और एक्सपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्विक सर्च पे आते हैं। क्विक सर्च में जो टर्म्स, जो ये भी आर्टिकल से जुड़ी हुई टर्म्स है, लेकिन आपको क्विक सर्च करना है। क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़ा इकोसिस्टम है क्लाउड सर्विसेज का। फिर उसके बाद ग्रैप क्या है, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन टीम है, दिल्ली में जो हवा खराब है और उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेज 2 स्टेज 3 का ग्रैप एक्शन लिया जा रहा है। वो ग्रैप चीज क्या है, क्योंकि क्लीन एयर हम एक सेंट्रल इशू भी है। तीसरा है कि सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ पे है, ये आपको क्विक सर्च करना है। नोट्स बना लीजिए, इसके आर्टिकल्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसको आप रिफ्रेशर ले लीजिए एक बार। और CMIE क्या होता है, ये मैंने पहले आपसे कहा था, मैं आपको दिखाऊंगी स्लाइड में, मैंने इसकी स्लाइड बना लिखी है। तो इसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसका फुल फॉर्म है, और ये करता क्या है, द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE इज एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी। प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट नहीं है, और सोर्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कोर सेक्टर के बारे में दे रहा है। सोचिए, एंटिटी दैट सर्व्स बोथ एज एन इकोनॉमिक थिंक टैंक एज वेल एज बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी। CMIE रिसर्च ग्रुप हैज बिल्ड डेटाबेस ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एक डेटाबेस देता है, डेटा जिसमें हमारे कोर सेक्टर भी आते हैं। CMIE
IE provides us information in the form of databases and research report via a subscription-based business model. It is hard-quartered. My mistake. It is headquartered in Mumbai with additional offices in India. So में तो कुछ भी निकल जाता है मुंह में. So Center for Monitoring Indian Economy जो हमारा सेंटर है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए. कभी-कभी प्री में से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और मेंस के एस्पेक्ट से इसका रोल क्या है और कोर सेक्टर में जो डेटा ये देते हैं उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. अच्छा, अब आती है मैप की बारी. रोमेनिया का मैप मैंने कहा था हम लोग देखेंगे. तो रोमेनिया यहाँ पर है सेंटर में, ब्लैक सी के इस तरफ. यहाँ पर हंगेरी, यूक्रेन, मोल्डोवा और यूक्रेन. यहाँ पे देखिए यूक्रेन से इसका बॉर्डर लगा हुआ है रोमेनिया का. ये भी कुछ फिलहाल अभी ये न्यूज में है, लेकिन न्यूज से ज्यादा इसका मैप हमारे लिए जरूरी है. और यहाँ बुल्गारिया है. सो बुल्गारिया, उसके आसपास के लगे हुए देश बुल्गारिया, सर्बिया, हंगेरी और हंगरी बोलते हैं कुछ लोग, यूक्रेन, मोल्डोवा और यूक्रेन और मोल्डोवा. देखिए अब यूक्रेन की जो बॉर्डर है वो यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूक्रेन का बॉर्डर है. आप देखिए मैप पे देखने का कितना इफेक्ट पड़ता है. तो ये हमारे लिए आज का मैप था. दूसरा मैप है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो यहाँ पर जो यूएई ओमान से के बीच में से निकल के ईरान के सामने यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, इसको अलग करता है, दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है, उसे स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और ये पर्शियन गल्फ इस तरफ है, अरेबियन सी इस तरफ है. इसका एक और मैप मुझे मिला है जो बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे देखिए आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ लोकेट किया, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ इस तरफ है, जो यूएई और ओमान दोनों कंट्रीज के फ्रंट पे पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और ईरान जो बंदर अब्बास, आपने सुना होगा न्यूज में रहता है बंदर अब्बास, मिशन बहुत आसान हो जाएगी. गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर, पर्शियन गल्फ यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हियर, ओमान. तो आप देखिए ओमान और एमिरेट्स की जो बॉर्डर यहाँ तक है, ये ओमान का इलाका है, तो यहाँ पे पड़ेगा और ईरान इस तरफ पड़ेगा. ऑलराइट, सो आई होप कि आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए काम करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा और आप सबसे नेक्स्ट नए साल में मिलेंगे जब 2023 आ चुका होगा. सो सी